Hi everyone, I hope you are all doing good. So I am Vipin Kumar and I welcome you all to this lecture of statements of second law of thermodynamics. Okay, so आप लोगों ने फर्स्ट लॉ तो पहले ही पढ़ा होगा. ओके, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और हमें पता है देयर आर टू स्टेटमेंट्स इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या है वो दो स्टेटमेंट? द फर्स्ट वन इज केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, द सेकंड इज क्लॉसियस स्टेटमेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल. ओके, एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस एज वेल. ठीक है, चलो. Now, before we move ahead, thoda sa introduction. So, I have around 5+ years of teaching experience. I have done my MTech from IIT Kharagpur. I have done MSc from Politecnico di Milano, Italy, and I have around 3.5 years of industry as well as research experience, few research publications, and my area of expertise is thermal, basic, and applied, as well as heat mass transfer. Okay, chalo, without delay, let us start the lecture now. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, we need to understand what is a thermal reservoir. Okay, so thermal reservoir is a reservoir, of course. Okay, क्या है कि it is एक body है. Let's say आपके पास एक body है. Okay, now आप इसे कुछ heat दे रहे हैं. Some heat is supplied to this body. Okay, so normally अगर एक finite body है, उसका temperature बढ़ेगा. But if we are talking about a reservoir, its temperature will remain constant. Temperature will remain constant. अब ये क्यों होगा? Because the heat capacity, what is heat capacity? C is equals to mcp. This is heat absorbing capacity. Okay, so the heat capacity of a thermal reservoir is infinite. C is equals to infinite. अब इसकी हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप जो भी हीट इसे देंगे, इट कैन एब्जॉर्ब इट. ओके, इट कैन एब्जॉर्ब इट without any change its temperature, without any changes its temperature. For example, what is the example? Your environment. ठीक है, हमारे आसपास सराउंडिंग एयर है. नाउ हम कुछ भी हीट अगर उस एयर को दे रहे हैं, हमारे आसपास से जितनी भी हीट एयर को जा रही है, तो क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं. टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एयर इज अ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी. आप एयर को कुछ हीट दो या उससे कुछ हीट लो, अगर कोई हीट आप ले भी रहे हो उससे, तो भी टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो ऐसी बॉडी जिसकी हीट कैपेसिटी एमसीपी इनफाइनाइट होती है, दैट इज कॉल्ड अ थर्मल रिजर्वोयर. ओके, सो थर्मल रिजर्वोयर से जब भी आप उसे हीट सप्लाई करोगे या उससे हीट लोगे, उसका टेम्परेचर विल नॉट गोइंग टू चेंज. टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. Okay, there is no change in temperature for a thermal energy reservoir when it is supplying heat or when it is absorbing heat. Okay, so what is the definition? It is a hypothetical body with a relatively very large thermal heat capacity, almost infinite. We assume that it has an infinite heat capacity. That can supply or absorb a finite amount of heat without any temperature change. So temperature आप heat दे रहे हो या ले रहे हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज. टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, दैट मींस चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू जीरो, और यू कैन आल्सो से दैट इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर. रीजन क्या है कि भाई एमसीपी ये उसकी इनफाइनाइट होती है ऑफ अ थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर. ओके, नाउ थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर्स इन थर्मोडायनेमिक एनालिसिस जब हम करते हैं, so we can classify them in two types: source and sink. Okay, now what is the source? We all know source in a common language. Okay, source क्या होता है? जो आपको देता है. Okay, so source वो बॉडी होती है जिससे आप कितनी भी हीट लें, वो आपको कितनी भी हीट सप्लाई कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ओके, तो अ थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर दैट कैन सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. आप कितनी भी हीट ले लो सोर्स से, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड अ सोर्स. सिंक क्या होता है? सिंक मतलब जो भी आपको डंप करना हो, जो भी आपको देना हो, दैट यू गो टू सिंक. ओके, सो सिंक इज द बॉडी. आप कितनी भी हीट दे दो उसे, कितनी भी एनर्जी दे दो उसे इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो सिंक इज अ रिजर्वोयर दैट कैन एब्सॉर्ब एनी अमाउंट ऑफ हीट without any change in its temperature, without any change in its temperature. Absorb energy in the form of heat is called as sink. Okay, अब अगर हमें थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर समझ में आ गया है, तो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो जैसा मैंने बताया, सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज केल्विन प्लैंक्स, द सेकंड इज क्लॉसियस, एंड वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस. ओके,
सो पहला है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। क्या कहता है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, पहले पढ़ लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल and produces work continuously while exchanging heat from a single reservoir. Okay, तो क्या मतलब है इसका? देखो, आपके पास एक डिवाइस है, लेट्स से यू हैव अ डिवाइस, ओके, एंड इट इज अ थर्मोडायनेमिक डिवाइस, तो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, क्लॉकवाइज साइकिल, ओके। नाउ इट इज अ थर्मोडायनेमिक डिवाइस दैट इज गिविंग यू कंटिन्यूअस वर्क आउटपुट। ये आपको वर्क आउटपुट दे रही है, कैसे? while taking heat from a high temperature source T1। T1 से आपको हीट सप्लाई कर रहे हैं Q1, और ये Q1 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है वर्क में। ओके, सो Q1 इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क नेट आउटपुट। ओके, अब सेकंड लॉ, आपका केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ complete conversion of heat into work is not possible। it is not possible क्योंकि हीट जो है वो आपकी लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क आपकी हाई ग्रेड एनर्जी है। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इंपॉसिबल। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि आपके पास एक ऑटोमोबाइल इंजन है, ओके, सो यू हैव अ ऑटोमोबाइल इंजन, फॉर एग्जांपल योर बाइक इंजन, ठीक है। तो बाइक में आप क्या देते हो? बाइक में फॉर एग्जांपल ये आपका फ्यूल टैंक है, इसमें आप फ्यूल देते हैं, राइट। अब ये फ्यूल, फ्यूल के पास होता क्या है? केमिकल एनर्जी होती है, राइट। सो फ्यूल हैज सम केमिकल एनर्जी। नाउ दिस फ्यूल गोज टू अ इंजन, इट गोज टू अ इंजन, राइट। अब इंजन में दिस केमिकल एनर्जी is converted into mechanical energy, you will burn that fuel, okay। उस बर्निंग की वजह से जो प्रेशर टेम्परेचर राइज होगा उससे you can move your piston, right। so chemical energy is converted into mechanical energy, right। so you, of course you are giving some Q1 to the engine, okay, and some work output you are getting, but अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो होता क्या है, अगर आप अपने बाइक का इंजन छुओगे तो इट विल बी हॉट, राइट। इट इज नॉट ऑन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इट इज नॉट ऑन टी सराउंडिंग टेम्परेचर, वो आपका एक हायर टेम्परेचर पे होगा। और जब भी एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे है और आपका सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पे है, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम हीट रिजेक्टेड, देयर विल बी सम हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग, तो इंजन से कुछ हीट लॉस भी हो रहा है, दैट इज Q2। कहां पे हो रहा है? ये सराउंडिंग टेम्परेचर पे हो रहा है, राइट। नाउ ये Q2 आया कहां से? where did this energy come from? This came from this Q1 itself। जैसे आपके पास टोटल एनर्जी थी Q1, अब Q1 का कुछ पार्ट तो कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी या वर्क आउटपुट में, और सम पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू लॉस, इट इज लॉस टू सराउंडिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जब भी कोई बॉडी सराउंडिंग टेम्परेचर से ऊपर है तो वो सराउंडिंग को हीट लॉस करेगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो इसीलिए जब भी आप हीट दे रहे हो किसी बॉडी को और वो हीट कन्वर्ट हो रही है किसी और एनर्जी में, तो उस कन्वर्जन के दौरान देयर विल बी सम लॉसेस, ओके। सो दिस डिवाइस व्हाट आई एम शोइंग इज नॉट पॉसिबल, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम लॉसेस, दिस कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क is not possible, losses are always involved in the energy conversion, ओके। चलो, अब आपने अगर ये मान लो डिवाइस बना भी ली, तो इस डिवाइस को हम कहेंगे PMM2, परपीचुअल मोशन मशीन 2। और केल्विन प्लैंक्स ये कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल। तो अगर आपने ये डिवाइस बना ली, दिस डिवाइस इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप कह भी रहे हो कि आपने बना ली है, दैट मींस देयर इज सम टेक्नोलॉजिकल और लॉजिकल एरर इन दैट, ओके। सो इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज वायलेटिंग केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसी डिवाइस बना ही नहीं सकते जो आपकी हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। चलो, अब केल्विन प्लैंक्स कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, देयर विल ऑलवेज बी सम लॉसेस। तो फिर क्या पॉसिबल है? लेट्स सी दैट, ओके। सो पॉसिबल है एक ऐसी डिवाइस, व्हाट इज पॉसिबल, लेट्स सी। लेट्स से यू हैव दिस डिवाइस, okay, and of course it is working on a thermodynamic cycle, okay।
अब ये आपको वर्क आउटपुट तो दे ही रहा है, ओके, सम वर्क आउटपुट यू आर ऑब्टेनिंग। कैसे दे रहा है? ऑफ कोर्स अपने आप तो बनाएगा नहीं, दैट इज PMM1, यू कैन नॉट क्रिएट और योर ओन एनर्जी, ठीक है। तो ये कैसे दे रहा है? T1, हायर टेम्परेचर T1 से कुछ हीट आ रही है Q1। अब केल्विन प्लैंक कहता है कि ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल है? Q लॉसेस होंगे ही होंगे, दैट मींस कुछ हीट लॉसेस Q2 होगा ही होगा, और ये कहां होगा? लोअर टेम्परेचर T2 पे। तो केल्विन प्लैंक्स ने कहा कि एक ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो आपको वर्क आउटपुट दे रही हो बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वोयर। लेकिन यहां तो दो रिजर्वोयर्स हैं, T1 एंड T2। ये आपका सोर्स है और ये आपका सिंक है। तो अब ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपको कॉन्टिन्यूअस वर्क आउटपुट दे सकती है बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम अ reservoir at higher temperature and rejecting heat at a temperature to the reservoir at lower temperature। तो यहां पे दो रिजर्वोयर्स इन्वॉल्व हैं, ओके। और इस डिवाइस को आप कहते हो हीट इंजन, बिकॉज हीट इंजन का काम होता है आपको वर्क आउटपुट देना, मैकेनिकल वर्क आउटपुट देना, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज हीट इंजन। तो आप ये कह सकते हो कि हीट इंजन इज बेस्ड ऑन केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बेसिस देता है हीट इंजन साइकिल की, और दिस इज योर हीट इंजन साइकिल, ओके। नाउ अगर आपको एफिशिएंसी बतानी है इसकी, तो कैसे बताएंगे? एफिशिएंसी ऑफ एनी बॉडी, एफिशिएंसी ऑफ एनी बॉडी इज डिजायर्ड आउटपुट, कि भाई आपको चाहिए क्या अपनी बॉडी से, अपनी डिवाइस से, व्हाट डू यू वांट, एंड रिक्वायर्ड इनपुट। उस जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो मिलने के लिए आपको देना क्या पड़ेगा? रिक्वायर्ड इनपुट। वो जो आउटपुट आपको मिला है उसके लिए आपको देना क्या पड़ा, ओके। चलो ठीक है, अब बात कर रहे हैं हीट इंजन की, ओके। चलो हम बात कर रहे हैं हीट इंजन की, तो क्या डिजायर्ड आउटपुट है भैया हीट इंजन से? What do you want from heat engine? You want work output. You want work output. Okay. So W net output you want from a heat engine. You want work output, mechanical work output you need. अब ये मिलने के लिए आपको देना क्या पड़ रहा है? You are supplying heat. Which heat? Heat input. तो what is heat input? It is Q1. Q2 तो बाहर जा रहा है, you cannot do anything about it. बट किसी भी पर्टिकुलर वर्क आउटपुट को पाने के लिए यू हैव टू सप्लाई Q1। तो इट इज हीट सप्लाइड, हीट इनपुट, ओके। सो दिस इज योर एफिशिएंसी। अगर हम यहां पे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लेट अस अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। आपको पता है ना कि साइकिल और प्रोसेस का कैसे लिखते हैं? यू नीड टू नो हाउ डू यू राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल एंड फॉर अ प्रोसेस। तो मैं आपको साइकिल का बता देता हूं। साइकिल के लिए होता है एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट, ओके। ये होता है साइकिल के लिए। प्रोसेस के लिए क्या होता है? एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट प्लस एनर्जी स्टोरेज, ओके। सो ये होता है क्यू इन इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू आउट, ओके। दिस इज योर फॉर प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। लेकिन हमारे काम की ये बात नहीं है, अभी हम साइकिल की बात करते हैं। चलो, तो अगर हमारा साइकिल जो है वो क्या है, वो ये है हमारी साइकिल। तो देखते हैं कितनी एनर्जी इन आ रही है इसमें, ओके। तो व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज कमिंग इन क्या आ रहा है इसमें? Q1 आ रहा है इन। बाहर क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है नेटवर्क आउटपुट प्लस Q2, ओके। तो क्या मैं यहां से W नेट आउटपुट निकाल लूं? इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो इसको मैं अपनी एफिशिएंसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ऐसे मैं अपनी हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकता हूं, ओके। चलो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। उसकी एप्लीकेशन क्या है? हीट इंजन, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल and transfers heat from a low temperature source, low temperature reservoir to a high temperature reservoir
विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट। सबसे जरूरी यही बात है, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बट विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट। ओके, चलो समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। चलो, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक डिवाइस है, दिस इज अ डिवाइस। अब आप इस डिवाइस से चाहते हो कि ये एक लोअर टेम्परेचर से हीट ले, लोअर टेम्परेचर T2 से हीट ले, और आपके हायर टेम्परेचर T1 वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2, ओके, हायर टेम्परेचर को सप्लाई कर दे, और इसके लिए आपको कोई वर्क इनपुट ना देना पड़े, ये जीरो हो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर नेचुरली। अपने आप वो हमेशा हाई टू लो फ्लो करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी साथ में लाओ और हॉट बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाए और कोल्ड बॉडी का कम हो जाए। ठीक है, जब भी आप एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी साथ में लाएंगे तो हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर बॉडी, हॉट बॉडी की टेम्परेचर हमेशा कम होगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, हमेशा हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर नेचुरली। नेचुरली होगा ऐसा। अननेचुरली आप अगेंस्ट द नेचर अगर जाएंगे तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। ओके, तो चलो, अब ये तो देखो इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नेचुरली ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन आप करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशंस है। भाई मान लो आपको अपनी सर्दियों में, इन विंटर्स आपका सराउंडिंग टेम्परेचर बाहर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है या 0 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर आपको चाहिए कितना, 22-23 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे? आपको बाहर से लो टेम्परेचर से हीट लानी है और रूम में देनी है, जैसे कि एक हीट पंप काम करता है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी आपको जरूरत है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल वर्क इनपुट देना पड़ेगा। कैसे दोगे आप? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज व्हाट यू आर गिविंग एज एन एक्सटर्नल इनपुट टू सप्लाई हीट फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर। ओके, चलो, ये तो इम्पॉसिबल है, तो पॉसिबल क्या है वो देख लेते हैं। भाई ऐसी डिवाइस जो कर तो रही है, ये सप्लाई तो कर रही है लो टेम्परेचर T2 से हाई टेम्परेचर T1 पे, लेकिन ये कर तो रही है, लेकिन आपको वर्क देना पड़ेगा। वर्क इनपुट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको कुछ देना पड़ेगा ताकि आप सब, नाउ दिस टाइम यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। तो इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, नाउ दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस? एप्लीकेशंस इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, एंड हीट पंप। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं इसके बारे में। नाउ फर्स्ट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो साइकिल देखो आपकी सेम रहेगी। क्या है आपकी साइकिल? आपकी साइकिल है कि आपके पास एक डिवाइस है, लेट्स से इट इज अ रेफ्रिजरेटर। तो क्या करता है रेफ्रिजरेटर? यू सी, आप कल लेट्स से बाहर, समर की हम बात कर रहे हैं, गर्मियों की हम बात कर रहे हैं सर, आपका आसपास का टेम्परेचर होता है लगभग इनफाइनाइट जो होता है वो होता है लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से। और रेफ्रिजरेटर, आपका जो फ्रिज है आपके घर में, उसका टेम्परेचर क्या होगा? टी ऑफ रेफ्रिजरेटर इनसाइड क्या होगा? लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्योंकि ये अगर आपका रेफ्रिजरेटर है और इसके अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री है और बाहर का 30 डिग्री है, तो हीट ट्रांसफर तो होगा अपने आप, यहां से हीट कॉन्टिन्यूसली लीक होगी रेफ्रिजरेटर के अंदर। लेकिन आपको क्या करना है? आपको मेंटेन करना है वो टेम्परेचर। तो आप क्या करोगे? आपको ये कॉन्टिन्यूसली हीट वापस सप्लाई करनी है सराउंडिंग को, ताकि आप वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाओ इनसाइड रेफ्रिजरेटर, इनसाइड रेफ्रिजरेटर। ओके, तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना बाय रिजेक्टिंग हीट फ्रॉम दैट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ओके, चलो, इसका क्या काम है कि अगर आपको 5 डिग्री, लेट्स से योर T2, लोअर टेम्परेचर T2 इज 5 डिग्री सेल्सियस, आपको ये मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करेंगे आप? कॉन्टिन्यूअसली आपको कुछ हीट सप्लाई करनी है हायर टेम्परेचर सराउंडिंग को, जो सराउंडिंग कितने पे है आपकी? 30 डिग्री पे। अब ऐसे तो नहीं कर पाओगे आप नेचुरली,
क्योंकि नेचुरली तो हमेशा हीट ट्रांसफर होता है हाई टू लो टेम्परेचर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल वर्क इनपुट देना पड़ेगा कुछ, और ये क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिकल पावर। अगर आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई रोक दो अपनी रेफ्रिजरेटर की, तो क्या होगा, बाहर से हीट अंदर आएगी और धीरे 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 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद आपके रेफ्रिजरेटर का अंदर का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, सराउंडिंग के बराबर। ओके, तो इसीलिए आपको हमेशा कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, तो अगेन रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का पर्पस होता है टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। सराउंडिंग से आपको लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं सीओपी। इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एफिशिएंसी, बट बिकॉज इट इज अ रिवर्स साइकिल, इट इज नॉट अ हीट, it is not a work producing cycle, it is work absorbing cycle. So what do, we define COP for it. Okay, चलो COP again, efficiency और COP की definition is same, क्या, desired effect या desired output upon required input, required input. So what is the desired effect or desired output from a refrigerator? To maintain lower temperature. अब उस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली कितनी हीट निकालनी है, दैट इज द फोकस ऑफ रेफ्रिजरेटर। भाई आपको कॉन्टिन्यूअसली Q2 हीट निकालनी ही निकालनी है, आप वर्क कितना भी दो, ये हीट कितनी भी हो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको Q2 निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है Q2, और इस Q2 को करने के लिए, इस Q2 को निकालने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट क्या है, भाई वर्क आपको देना पड़ेगा, वर्क आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आपकी डेफिनेशन हो गई सीओपी की। अब हम क्या करते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, भाई फर्स्ट लॉ लगा दो आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। क्या होता है, एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट, एनर्जी इज कंजर्व। ओके, चलो क्या आ रहा है इस रेफ्रिजरेटर में, व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज द एनर्जी कमिंग इन, Q2 आ रहा है, और क्या आ रहा है भैया, वर्क इनपुट आ रहा है, बाहर क्या जा रहा है, Q2 बाहर जा रहा है। तो क्या मैं यहां से वर्क इनपुट निकाल लूं, कितना है, आई एम सॉरी, दिस इज Q1। ओके, दिस इज Q1। चलो क्या जा रहा है, Q1 माइनस Q2, दिस इज Q1, राइट, यस। तो क्या मैं इसे सब्सटीट्यूट कर दूं यहां पे, तो आपका सीओपी आ गया किसका, रेफ्रिजरेटर का, कितना, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, दिस इज योर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलो दूसरा एप्लीकेशन है हीट पंप। ओके, दूसरा है, दिस इज रेफ्रिजरेटर, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगला एप्लीकेशन है हीट पंप। ओके, हीट पंप का क्या होता है, हीट पंप आपकी साइकिल सेम है। साइकिल क्या है कि देखो, आपका ये अगर डिवाइस है और ये हीट ले रहा है Q1, कहां से, लोअर टेम्परेचर से, कोई भी एक लोअर टेम्परेचर है T2, और ये हीट दे रहा है Q2, एंड इट इज गिविंग इट टू द हायर टेम्परेचर T1। कैसे, आपको कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसे। क्या करता है एक हीट पंप, हीट पंप आपका यूज कब करते हैं, आप करते हैं इसे विंटर में यूज, जब सर्दियां होती हैं। ठीक है, विंटर। अब विंटर की सराउंडिंग कंडीशन क्या होती है, बाहर आपका टेम्परेचर है, सराउंडिंग यानी कि बाहर आपका टेम्परेचर है लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप अपना रूम आप मेंटेन करना चाहते हो लेट्स से 25 पे, दैट इज अ कंफर्टेबल टेम्परेचर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट, 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है, रूम में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अब अगेन हीट ट्रांसफर ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, दैट मींस देयर विल ऑलवेज बी अ कंटीन्यूअस हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रूम टू द एनवायरमेंट। तो इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर यहां कम होने लगेगा, जो कि आप नहीं चाहते। आपको एक कॉन्टिन्यूअस, आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंट से ही उतनी हीट लेनी है और रूम को लगातार देनी पड़ेगी।
तो आप हीट ले कहां से रहे हो? लोअर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से। कितनी हीट? Q2 ले रहे हो आप, ठीक है, और कुछ वर्क इनपुट दे रहे हो, और अपने रूम में जो आपको मेंटेन करना है 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट सप्लाई कर रहे हो Q1। ओके, ये आपका हीट पंप करता है। हीट पंप क्या करता है? सराउंडिंग से बाहर से हीट लेता है, आप उसे इलेक्ट्रिकल पावर देते हो, और वो एक पर्टिकुलर हीट आपके रूम में देता है Q1। ठीक है, चलो अब इसका एम क्या है? तो एम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट पंप इज यूज्ड टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए? हायर टेम्परेचर। हायर किससे? हायर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। तो आपका पर्पस क्या है हीट पंप का? आपको हायर टेम्परेचर मेंटेन करना है। हीट कहां से लोगे आप? लोअर टेम्परेचर से, ठीक है। इसीलिए आप, क्योंकि आप लोअर से ले रहे हो और हायर को दे रहे हो, तो आपको वर्क इनपुट चाहिए होगा, ठीक है। चलो इसकी सीओपी देख लेते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? अगेन डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। अब क्या डिजायर्ड इफेक्ट है हीट पंप का? डिजायर्ड इफेक्ट है टू मेंटेन द हायर टेम्परेचर। अब उस हायर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको कितनी हीट देनी है, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आप कितनी हीट ले रहे हो बाहर से, आप कितना वर्क दे रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको कॉन्टिन्यूअसली Q1 प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आपका 25 डिग्री मेंटेन हो पाए। आगे पीछे क्या हो रहा है डज नॉट मैटर। आपको अगर आपका Q1 चेंज हुआ तो आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? Q1 सप्लाई करना कॉन्टिन्यूअसली, और इस Q1 को सप्लाई करने के लिए आपको वर्क इनपुट कितना देना है, दैट इज योर रिक्वायर्ड इनपुट। ओके, चलो ये तो होगी पहली डेफिनेशन। अब आप क्या कर लो, अब आप इसमें लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल क्या होता है? एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट, ठीक है। अब ये डिवाइस आपकी कहला रही है हीट पंप। दिस इज योर हीट पंप। क्या आ रहा है इस हीट पंप में? हीट पंप में आ रहा है Q2, और क्या आ रहा है? वर्क, और बाहर क्या जा रहा है? Q1। तो क्या मैं लिख दूं W इन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। और अगर मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरी COP आ जाएगी Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब ये फॉर्मूले a lot of time they are confusing for students confused in these two formulas. Why? Look, this is for heat pump. Okay, अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में हमेशा न्यूमरेटर में यू वुड हैव लोअर टेम्परेचर, बिकॉज योर एम इज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। तो आपकी हीट हमेशा होती है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। सो दिस इज योर लोअर टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर. In heat pump, it is the higher temperature. So you should not be confused about this, because I know that a lot of students remain confused about which temperature comes in the numerator. Okay, तो इसके बारे में you should not be confused about. You should be very clear about this. Okay, चलो. Now let us see the relationship between COP of heat pump and COP of refrigerator. अगर मैं आपको क्वेश्चन में COP of heat pump दे दूं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डायरेक्टली द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, चलो तो क्या होता है भैया COP ऑफ हीट पंप? क्या आएगा न्यूमरेटर में? लोअर और हायर टेम्परेचर, ऑलवेज हायर टेम्परेचर Q1, और नीचे तो Q1 माइनस Q2 आएगा ही, ठीक है। अब मैं क्या करूं? लेट्स से आई डू -1 + 1 है। ओके, चलो Q1 माइनस Q1 + Q2 आई कैन राइट, एंड Q1 माइनस Q2 + 1, राइट। तो मैं अगर ये कैंसिल कर दूं तो अब क्या आ गया? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 + 1। और ये है क्या? ये क्या है आपका? व्हाट इज दिस? दिस इज योर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। लोअर टेम्परेचर आ गया ना ऊपर। ओके, सो दिस इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो ये रिलेशनशिप है आपका। अगर मैंने मान लो आपको रेफ्रिजरेटर का, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो 2.5 है, कैलकुलेट COP ऑफ हीट पंप, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होगा? 2.5 + 1,
इज इक्वल्स टू 3.5। ऐसे ही अगर मैं आपको हीट पंप दे दूं तो आप रेफ्रिजरेटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला रिलेशन क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। ओके, चलो क्या होता है भैया, ये एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप हमने क्या डिफाइन की थी, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो ये क्या था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, राइट, वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, क्या था ये, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, फिर हमने फर्स्ट लॉ लगाया, एनर्जी बैलेंस किया, तो आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अब मैं क्या करूं, लेट्स से आई टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो ये क्या है, इट इज COP ऑफ हीट पंप, राइट। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप, राइट। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया। तो ऐसे ही मान लो मैं आपको अगर एफिशिएंसी दे दूं हीट इंजन की, तो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली द COP ऑफ हीट पंप, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, अगर अब जैसे मानो आया क्या, ये COP ऑफ हीट इंजन इज इक्वल्स टू, अब रेफ्रिजरेटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्या है, ये है 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप। और अभी तो हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, ये, तो हीट पंप की जगह क्या मैं यहां पे लिख दूं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, राइट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कंफ्यूजिंग हियर, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आपको अब क्या रिलेशन आ गया आपका, आपका आ गया COP, तीन रिलेशन मैंने आपको दिए, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ठीक है, एक तो रिलेशन आपका ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है आपका, आपकी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप। और लास्ट रिलेशनशिप क्या आ गई आपकी, कि इट इज 1 अपॉन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो आपको अगर कुछ भी एक दे दिया जाए तो आप तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, चलो एक एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ, केल्विन प्लैंक्स क्या कहती है, कौन सी परपेचुअल मोशन मशीन डिफाइन करती है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, या विच काइंड। सो इट टेल्स यू अबाउट फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, ये कहता है फर्स्ट काइंड इज पॉसिबल, फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल और सेकंड काइंड इज पॉसिबल। तो क्या कहता है आपको केल्विन प्लैंक्स, कि भैया PMM2 इज इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट डेवलप दैट डिवाइस, you cannot develop a device that works on a thermodynamic cycle, produces work continuously while exchanging heat from a single reservoir, वो आप नहीं कर सकते, and that is called as PMM2। ओके, सो ये कहता है कि सेकेंड काइंड PMM2, क्या कहता है ये केल्विन प्लैंक्स, PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन 2 इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये आपको केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट बता देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विद, किससे डील करता है, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ वर्क, कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट, ये कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। क्या करता है, ये आपको बताता है कि हाउ द हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, राइट। वो कहता है कि हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, देयर इज ऑलवेज बी सम लॉसेस। तो इट डज नॉट, फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड वर्क और एनर्जी, but second law, Kelvin Planck's statement talks about the conversion, you see this is conservation, this is conservation. In conservation we talk about in first law, conversion of heat into work we talk about in second law. Heat cannot be completely converted into work, there are always losses, so this is the right answer. Okay, next question, consider a refrigerator and heat pump working on reverse Carnot cycle between the same limits, विच वन इज करेक्ट। तो अभी तो हमने देखा यार, क्या देखा, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो ये पूछ रहा है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगी,
तो यार बिल्कुल सिंपल है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पंप -1. So which one is correct? COP of refrigerator is equals to COP of heat pump -1. That is the correct answer. Okay. चलो, I think you like the session. Okay. If you like, let me know. ठीक है, and we will meet soon. ठीक है. Thank you very much. Bye bye.